द हिंदू समाचार विश्लेषण के इस अंक में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुख्य रूप से आर्थिक सर्वेक्षण पर, जो कल ही संसद में प्रस्तुत किया गया है। तो आज द हिंदू समाचार विश्लेषण के इस अंक में हम इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से आज के द हिंदू अखबार में जितनी भी खबरें इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड आई हैं उनका हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास कर लेते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, वह आखिर होता क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक सर्वे कहा जाता है, वह वित्त मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण वार्षिक दस्तावेज है और यह पिछले वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास की समीक्षा करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जो जो सेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन सब का विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है आंकड़ों के साथ। जैसे कि यदि मैं बात करूं आर्थिक सर्वेक्षण 2021, तो इसमें कौन से वित्तीय वर्ष का विश्लेषण किया जाएगा? मुख्य रूप से 2020-2021 के वित्तीय वर्ष का इसमें विश्लेषण होगा, जिसमें यह देश भर की आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करने के साथ ही आने वाले साल में हमें किस प्रकार से कार्य करने की आवश्यकता है, इसके संदर्भ में भी एक बेहतर रूपरेखा प्रदान करता है। भारत में अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहला आर्थिक विश्लेषण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता रहा। हालांकि 1964 के बाद से इसे बजट से डीलिंक कर दिया गया और डीलिंक करने के बाद अब बजट सत्र के दौरान जब भी संसद में हर साल आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है तो वह आमतौर पर वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। यानी जब केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाने वाला होगा उससे एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाएगा। अब इसके तहत मुख्य रूप से जो वित्त मंत्रालय होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्त मंत्रालय में भी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसे हिंदी में कहते हैं आर्थिक मामलों का विभाग, उसके मार्गदर्शन में इसको प्रस्तुत किया जाता है और इसके लेखक के रूप में मुख्य आर्थिक सलाहकार की भूमिका होती है, जिनके निर्देशन में आर्थिक मामलों विभाग के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा इसे तैयार किया जाता है और जब इसे वित्त मंत्री का अनुमोदन मिल जाता है उसके बाद इसे संसद के में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके तहत मुख्य रूप से जो सरकार की नीतियां हैं उन पे जो है काफ़ी बल दिया जाता है। यही कारण है कि आज के द हिंदू अखबार में ज़्यादातर जो अंक आए हैं या फिर आप कह सकते हैं ज़्यादातर जो लेख आए हैं उनका संबंध इसी विषय से है। तो एक एक करके जो है हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आज के फ्रंट पेज में आई हुई खबर पर, जिसका संबंध निश्चित तौर से चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड है तो ये अर्थव्यवस्था से ही होगा। अब इसके तहत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें इसमें कही गई हैं इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया। अब इसकी महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो सकारात्मक बात आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से सामने आई है उसमें सरकार का ये दावा है कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 का जो दोषकारी प्रभाव था उससे उबर गई है। अब अर्थव्यवस्था वी आकार की रिकवरी की स्थिति में है। वी आकार की रिकवरी क्या होती है इस पे हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, जिसमें जब अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जाती है, मंदी देखी जाती है, समृद्धि नीचे जाती है, उसके बाद जब वो पुनः उत्थान की तरफ जाती है तो इसके माध्यम से एक वी आकार का वक्र बनता है जिसे वी आकार की रिकवरी कहा जाता है।
और इसके तहत सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से यह दावा किया जा रहा है कि 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसमें हम 11% समृद्धि दर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी डबल डिजिट ग्रोथ प्राप्त हो सकता है। हालांकि जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020 और 21, उस वित्तीय वर्ष में जो हमारा जीडीपी का संकुचन है वो लगभग 7.7% तक संभावित है, जो चिंता का विषय होना चाहिए। अब इसी के संदर्भ में लगातार कहा जा रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण में भी इस बात की वकालत की गई है कि अगर हमें कोविड-19 के प्रभावों से पूर्ण रूप से बाहर निकलना है तो इसके संदर्भ में बेहद आवश्यक है कि सरकार काउंटर साइक्लिकल फिस्कल उपायों को लागू करे। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल उपाय क्या होते हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो एक चित्र के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि हम एक वी आकार की ग्रोथ की ओर हैं। वी आकार की ग्रोथ में हम वर्तमान वित्तीय वर्ष में तो 7.7% के संकुचन को देखेंगे, हालांकि आने वाले समय में हम 11% की ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। इस आधार पे अगर हम देखें तो नीचे जाती हुई अर्थव्यवस्था एकदम से जो है वी आकार को लेगी और वह 11% का ग्रोथ प्राप्त करेगी। और इसके माध्यम से यह भी कहा जा रहा है कि भारत की जो जीडीपी है वह दुनिया की दूसरी जीडीपीज की तुलना में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करने जा रही है, जो कि आप इस चित्र से देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं भारत जो है सबसे ऊपर नजर आ रहा है, बाकी जो है चीन का स्थान भी इसमें है। इसके तहत सरकार जो है जब काउंटर साइक्लिकल प्रकार के मेजर्स को करती है तो निश्चित रूप से उसके द्वारा खर्च बढ़ाए जाने पर बल दिया जाता है। सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में या फिर आप कह सकते हैं 2020 में ऐसा किया भी, जब उसने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के द्वारा जो वित्तीय उत्प्रेरण दिया उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया। हालांकि जो 2020-21 की पहली 2 तिमाही थी, यानी पहले के जो 6 महीने थे, उनमें जिस प्रकार की गिरावट आई वो चिंता का विषय निश्चित रूप से है। हालांकि जिस प्रकार से आने वाले समय को बेहतर आशान्वित किया गया है वो आगामी बजट के माध्यम से और भी बेहतर बनाया जा सकेगा। अब इसके तहत जो IMF संघ है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संघ है, उसका ये अनुमान है कि आने वाले 2 वर्षों में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी, भारत की जो समृद्धि होगी, वह दुनिया में सबसे तीव्र गति से होने वाली समृद्धियों में से एक होने जा रही है। और इसका प्रमुख कारण आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि सरकार ने 2020 में जो नीतियां अपनाई और कोविड-19 के प्रति जो रेस्पॉन्स किया वो इसका महत्वपूर्ण कारक है। और इसके चलते ना केवल हम 2022 में 6.5% की ग्रोथ हासिल करेंगे, साथ ही साथ 2023-24 में बढ़कर 7% तक भी हो सकती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम जो है काफ़ी बेहतर ग्रोथ हासिल कर सकते हैं सरकार के दावे के अनुसार। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठ जाता है कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति, यह होती क्या है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था में या फिर व्यापारिक चक्र में एक जो है चक्र चलता है, एक जो है आप कह सकते हैं निरंतर प्रकार की साइकिल देखी जाती है, जिसमें हम अर्थव्यवस्था में उत्थान और उत्थान के बाद मंदी और फिर मंदी के बाद उत्थान की एक अवस्था को देखते हैं। यह जो चक्र होता है बिजनेस साइकिल का एक भाग माना जाता है, जिसमें कोई अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, फिर थोड़ी देर के लिए उसमें थोड़ी मंदी आती है, फिर वो उत्थान करती है और इस प्रकार से उसमें एक चक्र चलता रहता है। अब इसी चक्र के अनुसार यदि सरकारें आगे बढ़ें तो जब तेजी की अवस्था होगी तो सरकारें और ज़्यादा तेज जाने के लिए कोशिश करेंगी, जब मंदी की अवस्था होगी तो सरकार कुछ नहीं करेगी। तो इससे होगा क्या कि यदि हम चक्र के हिसाब से ही जो है अपने को संकेंद्रित करें तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की सरकारें ये प्रयास करती हैं कि यह जो बिजनेस साइकिल का चक्र चल रहा है इसके हम एंटी जाने का प्रयास करें। एंटी जाने का प्रयास का मतलब क्या हुआ कि जब तेजी की अवस्था हो तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है मुद्रास्फीति ना हो,
इसको रोके जाने के लिए प्रयास करें, और जब मंदी की स्थिति हो तो उस मंदी की स्थिति को निवारित करने के लिए हम मांग को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। इसको जो है प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति का अंग माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों को दर्शाती है जिसके तहत हम किसी आर्थिक या व्यावसायिक चक्र, बिजनेस साइकिल की दिशा के विपरीत जाकर कार्य करते हैं। इसमें जब मंदी की स्थिति होगी तो सरकारें जो हैं व्यय को बढ़ाएंगी, करों में कटौती करेंगी और इसके माध्यम से मांग को पैदा करने का प्रयास करेंगी ताकि आर्थिक उछाल आ सके। और दूसरी तरफ जब अर्थव्यवस्था में बूम की स्थिति देखी जाएगी तब प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति को अपनाकर करों को बढ़ा दिया जाएगा, मुद्रास्फीति और ऋण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए सार्वजनिक व्यय में कटौती की जाएगी। यानी जब बहुत तेजी की स्थिति हो तो अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा हीटअप ना कर जाए, जब मंदी की स्थिति हो तो बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था गर्त में ना चली जाए, इसको जो है रोके जाने के प्रयास किए जाते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से। अब इसके तहत सरकारें जो हैं विभिन्न माध्यमों से इसको संचालित करने का प्रयास करती हैं, जिसके तहत जब हम सरकारी व्यय में विस्तार करेंगे तब उससे होगा क्या कि जो संकुचन की स्थिति होगी वह जो है कम करने में हमें मदद मिलेगी, क्योंकि जब सरकारें खुद से आगे बढ़कर जो है खर्च करने के लिए आगे आएंगी तो इससे जो निजी क्षेत्र है वह भी जो है आत्मविश्वास से युक्त होगा, उसे भी जो है ये विश्वास होगा कि अब अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है। तो इससे निजी क्षेत्र को भी विश्वास मिलेगा कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे। इससे व्यवसायियों को भी अपने जोखिम से उबरने में मदद मिलेगी और इससे एक प्रकार से अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। अगर हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में एक नॉर्मल प्रकार की बिजनेस साइकिल चलती है तब हम क्या देखते हैं कि अगर वह नॉर्मल प्रकार से चले तब वह जब अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ जाएगी तो वह बहुत तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन जब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से नीचे जाती है तो बहुत तेजी से वह नीचे ही चली जाती है, गर्त तक वो जा सकती है जिसके उत्थान में बहुत समय लग सकता है। यही कारण है कि जब हम काउंटर साइक्लिकल प्रकार की नीतियों को अपनाते हैं तब हम इस तरीके का प्रयास करते हैं कि जो हम काउंटर साइक्लिकल नीति को अपनाएं उसमें ना तो अर्थव्यवस्था इतना ज़्यादा जो है ऊपर जाए कि वह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को एक सीमा से ज़्यादा बढ़ा दे, ना ही हम यह प्रयास करते हैं कि मंदी इतनी लंबी खिंच जाए कि अर्थव्यवस्था पूरी गर्त में चली जाए। तो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज के तहत अर्थव्यवस्था को एक नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है सरकारों आदि के माध्यम से। और मुख्य रूप से बिजनेस साइकिल के तहत जो हम अर्थव्यवस्था में विस्तार देखते हैं, फिर अर्थव्यवस्था में जो पीक की स्थिति आती है, पीक जो नीचे आ जाता है जिसके तहत हम मंदी को देखते हैं, मंदी से धीरे धीरे जो है रिसेशन देखा जाने लगता है और उस रिसेशन से रिकवरी के माध्यम से जो एक्सपेंशन की स्थिति जो प्राप्त होती है उसके संदर्भ में यह जो पूरी मंदी की अवस्था है, इस मंदी की अवस्था को काफ़ी व्यापक ना खींचा जा सके, इसको नियंत्रित करने का प्रयास ही काउंटर साइक्लिकल मेजर्स के तहत अपनाया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे आर्टिकल की जो दिया गया है पेज नंबर 10 पर। मुख्य रूप से यह बात करता है एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है फोरबियरेंस। फोरबियरेंस क्या होता है इसको हम समझेंगे और इसका संबंध किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने से है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। संदर्भ क्या है? संदर्भ यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण यह सलाह दे रहा है कि हमें नर्मता या फिर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फोरबेरेंस, इसको समय से विड्रॉ करने की आवश्यकता है। फोरबेरेंस नर्मता होता क्या है? तो बैंकिंग क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण संकल्पना है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में नर्मता या फोरबेरेंस किसी संकट की स्थिति में जैसे कि कोविड-19 का काल आदि, उस स्थिति में ऋण, ईएमआई या फिर बंधक भुगतान के एक अस्थायी स्थगन के माध्यम को दर्शाता है।
जैसे कि कोविड-19 में देखा गया कि जब जीडीपी के जो क्रिएशन था या फिर आप कह सकते हैं जो उत्पादन था, जब वह लॉकडाउन के चलते सीमित हो गया, तब जो कंपनियां अपना ईएमआई वगैरह नहीं दे पा रही थी, जो मध्यम वर्ग अपना ईएमआई वगैरह नहीं दे पा रहा था, उनको राहत दी गई सरकार की तरफ से। और इसके तहत कोशिश ये की जाती है कि डिफ़ॉल्ट ज़्यादा ना हो और बैंकिंग क्षेत्र को भी इसके माध्यम से राहत देने का प्रयास किया जा सके। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण का ये कहना है कि जब कोविड-19 जैसे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, तो सरकार जो इस प्रकार के बैंकिंग क्षेत्र में ऋण स्थगन संबंधी उपाय देती है, उनको विड्रॉ किए जाने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि फोरबेरेंस संबंधी जो उपाय होते हैं वह एक इमरजेंसी मेडिसिन के समान होते हैं और इनका संकट के समय ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए। इनको एक नियमित आहार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, अन्यथा इसका जो प्रभाव है अर्थव्यवस्था पर वह नकारात्मक रूप में देखा जा सकता है। और विशेष रूप से बैंकिंग व्यवस्था में जो इसका प्रभाव देखा जाएगा वह बैंकों के बढ़ते नॉन परफॉर्मिंग असेट के रूप में देखा जाएगा, यानी समय से उनके ऋणों की वापसी नहीं होगी। अब इसके संदर्भ में जो है आंकड़ों के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत आरबीआई ने यह अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में जब स्थिति सुधरेगी तो बैंकों का जो एनपीए है वह लगभग 13.5 से 14.8 तक बढ़ सकता है सितंबर 2021 तक। और इस प्रकार के तनाव के स्तर को दूर किए जाने के लिए अभी से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो वैश्विक वित्तीय संकट का भी उदाहरण देता है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जो 2008 में आया, जो 2008 में जब अमेरिका में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया जो पूरी दुनिया में फैला, तो उससे निवारित किए जाने के लिए बैंकों को सरल शर्तों पर ऋण देने के संबंधी नियमों को लागू करने पर बल दिया गया। और इस प्रकार के आसान शर्तों पर जो किए गए उपाय थे उनके संदर्भ में कहा गया कि जब अर्थव्यवस्थाएं उससे रिकवर हो गईं तो इस प्रकार के उपायों को 2011 में ही रोक दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय तक कई सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मंदी की स्थिति से गुजर गई थी। साथ ही साथ उनमें जीडीपी के स्तर पर, निर्यात के स्तर पर, औद्योगिक उत्पादन और ऋण आदि के स्तर पर भी बेहतर समृद्धि देखी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी यह जो फोरबेरेंस का जो काल है वह 7 साल तक जो है जारी रहा और इसका आगे चलकर बैंकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया। सामान्य रूप से बैंकों ने इसका प्रयोग अपने ऋणों को पुनः संरचित करने के लिए किया और इसके माध्यम से उनके द्वारा ऐसे लोगों को भी ऋण दे दिया गया जो इसके योग्य नहीं थे। इससे अंततः बैंकों के स्वास्थ्य पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा और इससे अंततः एनपीए में ही वृद्धि हुई। यही कारण है कि आर्थिक सर्वेक्षण में इसे समयबद्ध तरीके से वापस लिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और मुख्य रूप से सरकारों को ये सलाह दी गई है कि आरबीआई आदि समय समय पर जो बैंकों द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं और जो उनके असेट के रूप में कार्य करते हैं, उनके असेट क्वालिटी रिव्यू को वह समय समय पर करे। यानी बैंकों ने जो ऋण दे रखा है क्या वह गुणवत्तापूर्ण है, क्या उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को ऋण दिया है जो उसे चुका पाने की स्थिति में हैं, क्या उन्होंने एवरग्रीनिंग ऑफ लॉ या फिर आप कह सकते हैं एवरग्रीनिंग इस प्रकार के ऋणों की तो नहीं कर रखी, या फिर जो है उन्होंने उधार देने की संस्कृति में ऐसी परंपराएं तो नहीं अपना रखी हैं जिससे अपारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। तो सरकार जो है इसके संदर्भ में समयबद्ध तरीके से कार्य करें। मुख्य रूप से इसके तहत समयबद्ध तरीके से असेट क्वालिटी रिव्यू को किया जाए। इसके माध्यम से न केवल हम उधार देने की संस्कृति में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा दें, साथ ही साथ बैंक जो इसके तहत विविध प्रकार की जॉम्बी प्रकार की लैंडिंग व्यवस्था और ऋणों की एवरग्रीनिंग आदि को करती हैं, उन पर भी हम रोक लगा सकें, इसको भी सुनिश्चित करना होगा।
और इसके लिए आरबीआई की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बैंकों में अनिवार्य रूप से जो असेट क्वालिटी रिव्यू की निरीक्षण व्यवस्था है उसको लागू करे, ताकि एनपीए की समस्या को दूर किए जाने के संदर्भ में बेहतर प्रयास किए जा सके। अब यहाँ पे दो महत्वपूर्ण शब्द जो हैं जो जानने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले को हम कहते हैं जॉम्बी प्रकार की लैंडिंग और दूसरे को कहते हैं हम ऋणों की एवर ग्रीनिंग। तो जॉम्बी लैंडिंग क्या होता है? वह ऋणों की एवर ग्रीनिंग का ही एक तरीका है, जिसमें जिस बैंक ने एक ग्राहक आदि को ऋण दे रखा होता है और वो जो है ऋण चुका पाने में सक्षम नहीं होता है, बावजूद इसके एक ऋण लेने वाले को जब वह डिफॉल्ट के कगार पर होगा तो वो उसको नया ऋण देकर जो है सक्षम बना देते हैं, जिसके तहत जब किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण की चुकौती की तिथि आती है या फिर जो है चुकाने का समय आता है, तब उसको जो है हम फिर से ऋण देकर उस पुराने ऋण को वापस लौटाने की क्षमता दे देते हैं और इस तरीके से हम ऋण पर ऋण की एक संस्कृति का विकास करते हैं जो आगे चलकर बैंकों को ही डुबा सकता है। इस प्रकार से एवरग्रीनिंग के एक रूप में बैंकों के स्वास्थ्य के लिए जॉम्बी लैंडिंग जो है वह एक बेहतर परंपरा नहीं है, क्योंकि एवरग्रीनिंग एक ऐसी प्रथा होती है जिसके तहत बैंक जो हैं जब कर्ज से पहले से भरी हुई कंपनियों को उनके पिछले कर्ज को चुकाने में मदद के लिए और भी जो है ऋण देना प्रारंभ कर दें और फिर जो है उम्मीद करें कि मुसीबत से बाहर निकलने में वह समय से पर्याप्त राजस्व अर्जित करेंगे और इस प्रकार से वह सभी प्रकार के ऋणों को चुका देंगे। तो ऐसा समझा जाना काफ़ी गलत परंपरा को बढ़ाता है, क्योंकि लगातार ऋण पर ऋण दिए जाने से वह कभी भी उसको चुका पाने की स्थिति में नहीं आते हैं, जो आगे चलकर बैंकों में एनपीए को ही बढ़ा देता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो पेज नंबर 10 पर दिया गया है। इस आर्टिकल में मुख्य रूप से आर्थिक सर्वेक्षण ने इस बात पर बल दिया है कि अभी वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की जिस प्रकार की स्थिति है उसमें हमें जीडीपी के ग्रोथ पर जो है ज़्यादा बल दिए जाने की आवश्यकता है, और यदि जीडीपी का ग्रोथ या जीडीपी का आकार एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ जाएगा तो अपने आप ही उसका बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन संभव हो सकेगा। यानी सरकारों को अर्थव्यवस्था में समृद्धि को हमें किए जाने की आवश्यकता है और वर्तमान में यदि असमानता को दूर करने के संदर्भ में हम ज़्यादा कार्य नहीं भी करते हैं तो केवल और केवल समृद्धि पर बल देकर ही हम बाद में असमानता दूर कर सकते हैं। इसके तहत काफ़ी सारे विकसित देशों आदि का उदाहरण दिया गया है और इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से दूसरे विकसित देशों के समान जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका विकास अभी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है। भारत द्वारा यदि केवल और केवल संसाधनों के पुनः वितरण पर ही ध्यान दिया जाएगा तो जिस आधार पर हमारी जीडीपी का विकास होना चाहिए था, जिस आधार पर हमारा जीडीपी का आकार बढ़ना चाहिए था, वह नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम केवल और केवल जीडीपी के आकार को बढ़ाने पर वर्तमान में बल दें तो इससे न केवल हम जीडीपी ग्रोथ रेट को बेहतर कर पाएंगे, अपितु आगे चलकर हम बेहतर तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से असमानता को भी कम करने का जो है प्रयास कर पाएंगे, जिससे हम बेहतर आर्थिक सामाजिक संकेतक प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जन्म दर और साथ ही साथ अपराध और ड्रग्स के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा। इसके संदर्भ में सर्वे के द्वारा चीन का भी उदाहरण दिया गया है, जिसके माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से चीन द्वारा पहले खुद की जीडीपी के आकार को बढ़ाने का प्रयास किया गया, उसके बाद जो है वह बेहतर ढंग से गरीबी को दूर करने के लिए कार्य कर पाया और इसके माध्यम से वह जीडीपी का आकार बढ़ाकर न केवल गरीबी और असमानता को दूर कर पाने में सक्षम हुआ है, अपितु साथ ही साथ वह वर्तमान में दुनिया के विकसित देशों में भी शामिल होने की स्थिति पर पहुंच गया है।
हालांकि वर्तमान में जो ऑक्सफेम संस्था की जो रिपोर्ट है वह भारतीय असमानता को काफ़ी बेहतर ढंग से दिखाती है। ऑक्सफेम संस्था का जो वर्तमान रिपोर्ट आया है वो ये बताता है कि किस प्रकार से लॉकडाउन के काल में जो संपत्तिशील वर्ग है उसकी संपत्ति 35% से अधिक बढ़ी है। हालांकि भारत देश के 25% से अधिक जनसंख्या ऐसी है जो अभी भी 3,000 रुपये मासिक से कम में अपना गुजारा करने पर मजबूर है, जो एक घनघोर प्रकार की असमानता को दिखाता है जिसे हमें दूर करने के लिए कार्य करना होगा। तो हम पहले ग्रोथ पे बल दें या फिर असमानता को दूर करने के लिए बल दें, यह डिबेट लगातार चलती रही है जो आगे भी इस तरीके को बढ़ावा देगी। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो पेज नंबर 10 पर दिया गया है। इसके तहत मुख्य रूप से केंद्र सरकार को ये सलाह दी गई है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का जो फूड सब्सिडी बिल है, खाद्य सुरक्षा सब्सिडी बिल है, उसको जो है कम करने के लिए जो सरकार 80 करोड़ से अधिक जनसंख्या को जो सब्सिडी के आधार पर चावल और गेहूं देती है उसके दाम को थोड़ा बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। पूरा मामला क्या है? तो पूरा मामला ये है कि वर्तमान में सरकार 80 करोड़ गरीब लोगों को सब्सिडी दर पर चावल और गेहूं राशन की दुकानों के माध्यम से देती है। इसके तहत सरकार द्वारा 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था और इसके तहत जो राशन कार्ड धारक होते हैं उनको प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न सब्सिडी पर प्राप्त होता है, जिसमें गेहूं 2 रुपये प्रति केजी और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम उन्हें दिया जाता है। यह जो दर होती है, यह जो रेट होता है, इसे सेंट्रल इश्यू प्राइस, केंद्रीय इश्यू प्राइस के नाम से जाना जाता है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण का ये कहना है कि यह जो सेंट्रल इश्यू प्राइस है इसको 2013 के बाद से ही नहीं बढ़ाया गया और यदि इसकी तुलना करें भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के अधिग्रहण से, तो अधिग्रहण की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे सब्सिडी का जो बोझ है वो भी लगातार बढ़ता है। अगर हम इसकी तुलना करें 2013-14 से, तो 2013-14 की तुलना में गेहूं के मामले में जो इसका जो दर है वो बढ़कर 19 रुपए से बढ़कर 27 रुपए प्रति केजी हो गई है और वहीं चावल के लिए इसमें 26 रुपए प्रति किलो से 37 रुपए प्रति किलो जो है दर देखी गई है। अब एफसीआई के लिए जो है जिस प्रकार से उसकी लागत बढ़ रही है उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा है कि वह इस आर्थिक लागत को एक सीमा से कम कर सके। यही कारण है कि आर्थिक सर्वेक्षण में सरकारों को ये सलाह दी गई है कि वह सेंट्रल इश्यू प्राइस की जो दर है उसमें ही संशोधन करने के लिए कार्य करें, ताकि जो वर्तमान में 1,25,000 से अधिक 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक जो हमारी खाद्य सब्सिडी का बिल है उसको हम कम कर सकें। हालांकि यह भी एक ऐसा डिबेटेड प्रश्न है जिसके लगातार जो है हम वाद विवाद को देखेंगे कि क्या ऐसा किया जा सकना संभव होगा अथवा नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो पेज नंबर 10 पर ही दिया गया है और इसके साथ ही एक और आर्टिकल इसमें हम शामिल करेंगे। इन दोनों का ही जो संबंध है वह स्वास्थ्य क्षेत्र से है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बात कही गई है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे इन दोनों आर्टिकल के माध्यम से। आर्थिक सर्वेक्षण का स्वास्थ्य को लेकर आकलन यह है कि कोविड-19 महामारी हमारे लिए एक ऐसा काल रही जिसने हमारे पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण को बदला है और इसके संदर्भ में हमें अब आवश्यकता हो गई है कि जो भी हम कार्य करें स्वास्थ्य क्षेत्र में, जो भी हम जो है नियम बनाएं, नीति बनाएं, उसके संदर्भ में अब हमें और भी अधिक चुस्त होकर और भी अधिक जो है चपल या एजाइल होकर कार्य करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि भविष्य में इस तरीके की महामारियां हमें और भी फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इसके संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण का ये कहना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भविष्य में जिस महामारी का हम सामना करें वह कोरोना वायरस जैसी संचारी प्रकार की ही महामारी हो। इसके संदर्भ में वर्तमान में भारत में जो आंकड़े देखे गए हैं वो ये कहते हैं कि वर्तमान में भारत गैर संचारी प्रकार के रोगों का अधिक दबाव झेल रहा है और इसके अनुपात में हमें कार्य करने की आवश्यकता है।
ना केवल इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्वास्थ्य अवसंरचना को बेहतर बनाना होगा, साथ ही साथ हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी इसके लिए तैयार रहें, इसको भी हमें करना होगा। साथ ही साथ यदि संचारी ही प्रकार की महामारी फैलती है तो राष्ट्रीय आधार पर इस प्रकार की महामारी के फैलने की आशंका की स्थिति में हम प्रत्येक अस्पताल में कम से कम ऐसे वार्ड का निर्माण कर सकें जो नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य इमरजेंसी की स्थिति में सभी अस्पतालों को बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। और इसके लिए बेहद आवश्यक है कि हम अपनी स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अभी से कार्य करना प्रारंभ कर दें। साथ ही साथ हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम गांव और सुदूर क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच को बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन की क्षमताओं को भी हम पूर्ण रूप से उपयोग करने का प्रयास करें। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में 2017 की राष्ट्रीय हेल्थ मिशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो है इसके संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से न केवल समता, गुणवत्ता, वहनीयता को महत्व दिया गया है, अपितु गांव तक हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दे सकें, इस दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। विशेष रूप से इसके तहत कोशिश ये की जा रही है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में नवजात देखभाल को बढ़ावा दे सकें, साथ ही साथ हम संस्थागत डिलीवरी को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य करें। इस दिशा में प्रयास किया जाना भी महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से हम स्वास्थ्य क्षेत्र को और बेहतर बना सकेंगे। अब इसी के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण का ये कहना है कि भारत में मुख्य रूप से जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किया जाता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि स्वास्थ्य में जब कोई बीमार पड़ता है तो जो हम अपनी जेब से खर्च करते हैं वो जो है लोगों को गरीब कर पाने में, गरीब कर देने में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वर्तमान में भारत में अधिकांश लोगों को जो है सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, ना ही जो हैं उनके पास किसी प्रकार का हेल्थ बीमा, स्वास्थ्य बीमा ही उपलब्ध है। और इसका दुष्प्रभाव ये देखने को मिलता है कि जब घर में कोई बीमार पड़ता है तो उनको अपनी आय में से ही खर्च करना पड़ता है, बिना सरकारी सहायता के और बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के। और इससे होता क्या है, इससे सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित होते हैं भारतीय गरीब और इससे वह हमेशा के लिए जो है गरीब रह जाते हैं। भारत दुनिया में ऐसे राष्ट्रों में शामिल है जो सर्वाधिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वाले देशों में है, जिसे हमें दूर करने के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि गरीबी को बढ़ावा देने में यह सबसे बड़े कारक के रूप में विद्यमान है। अगर हमें इसे निवारित करना है तो ना केवल हमें अपने जीडीपी के अनुपात में स्वास्थ्य पर किए जाने वाले खर्च को बढ़ाना होगा, जो वर्तमान में मात्र 1% तक ही सीमित है, इसको जो है हमें बढ़ाकर 2.5 से 3% करना होगा। साथ ही साथ सरकारें भी इसकी दिशा में कार्य करें, इसको भी जो है किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसका ये कहना है कि यदि हम सरकारी खर्च को बढ़ाएं तो निश्चित रूप से जो वर्तमान में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 65% तक है उसको घटाकर 30% तक लाया जा सकता है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 भी इस पे बल देती है। हालांकि इसके तहत आर्थिक सर्वेक्षण का यह भी कहना है कि वर्तमान में जो 65% जो मृत्यु देखी जाती हैं उनका जो कारण है वो किसी न किसी प्रकार से गैर संचारी रोगों से संबंधित है, जिसमें हृदय संबंधी रोग, जो हमारे श्वास संबंधी रोग होते हैं, या फिर जो उच्च रक्तचाप आदि से संबंधित रोग हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि वर्तमान में यह आवश्यक हो गया है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी गैर संचारी रोगों पर ज़्यादा बल दें। विशेष रूप से जो सुभेद्य वर्ग हैं उनको जो है हमें सरकारी खर्च के दायरे में लाना आवश्यक है, क्योंकि यदि सुभेद्य वर्ग जैसे कि एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए या फिर महिलाएं आदि हो गई, उनके द्वारा जो है यदि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कराया जाएगा तो सीधे सीधे जो उनका प्रभाव है वो उनकी गरीबी को ही और गंभीर कर देगा। यही कारण है
कि वर्तमान में हमें जो स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है उसको भी संतुलित किए जाने के लिए प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भले ही निजी क्षेत्र अपनी सेवाएं दिए जाने के संदर्भ में सरकारी अस्पतालों की तुलना में अधिक मूल्य वसूलता हो, बावजूद इसके इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि उनके द्वारा गुणवत्ता भी दी जाती होगी। यही कारण है कि वर्तमान में हमें अपने स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में न केवल लोचशीलता को लाने की आवश्यकता है, साथ ही इसके संदर्भ में भविष्य की रणनीतियों को, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है। इसको जो है स्थापित किया जाना आवश्यक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की, जो दिया गया है हमारा पेज नंबर 10 पर। इसके तहत आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा निजी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों आदि द्वारा की जाने वाली जो देशों की रेटिंग है उसकी आलोचना की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण का ये कहना है कि विकसित देशों की तुलना में जो विकासशील देश हैं जैसे कि भारत और चीन, उनको जो क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, उनको जो संप्रभु रेटिंग दी जाती है, वह जो है विकसित देशों के पक्ष में, विकसित देशों के मानकों के अनुसार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है। इसके तहत भारत जैसे विशाल देशों को भी उनकी विशाल अर्थव्यवस्था होने के बावजूद न्यूनतम रेटिंग दी जाती है, जिसकी आलोचना की जानी चाहिए। विशेष रूप से ये जो पूर्वाग्रह है, जैसे कि मैंने बताया, भारत और चीन के संदर्भ में ज़्यादा देखा जाता है, जिसको दूर किए जाने के संदर्भ में विकासशील देशों को साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ी बड़ी, जो आप कह सकते हैं, जो एफडीआई इनफ्लोज आदि होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं जो वो किसी देश में निवेश करने के बारे में सोचती हैं, तो वह निश्चित रूप से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दिए गए संप्रभु रेटिंग है उसको ध्यान में रखती है, और यदि वह नकारात्मक हो तो निश्चित रूप से इस पे जो भारत में जो विदेशी मुद्रा अंतर प्रवाह हो सकता है उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके संदर्भ में निश्चित रूप से जो है हमें उपायों को करना होगा। हालांकि सर्वे में यह भी माना गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में एक बहुत बड़ा दोष यह भी दिखाई दे रहा है कि हम अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के संदर्भ में ज़्यादा रेगुलेट कर देते हैं, अधिक से अधिक कानून जो है हम लागू कर देते हैं, जिससे कोई भी काम करना आसानी से संभव नहीं हो पाता है। इस ओवर रेगुलेशन से हमें बचने की आवश्यकता है। यदि हम इस प्रकार के ओवर रेगुलेशन से बच सकें, उससे न केवल हम उत्तरदायित्व को बढ़ा पाने में सक्षम होंगे, साथ ही साथ इसके माध्यम से पारदर्शिता को भी बढ़ाया जा सकेगा। साथ ही साथ बैंकिंग क्षेत्र में टिप्पणी करते हुए आर्थिक सर्वेक्षण का कहना है कि वर्तमान में जो बैंकिंग क्षेत्र के रेगुलेटर है जैसे कि आरबीआई और जो बैंक्स हैं, उनके मध्य जो है एक प्रकार की, आप कह सकते हैं, सूचना की असममितता विद्यमान है, जिसमें आरबीआई तक बैंकों के स्वास्थ्य के संदर्भ में जो सूचना होती है वो थोड़ी लेट से पहुंचती है, और जब तक सूचना पहुंचती है तब तक बैंक जो हैं वो एनपीए से ग्रस्त हो जाते हैं। यही कारण है कि ये जो सूचना असममितता है इसको दूर करने के लिए हमें नियमित आधार पर बैंकों की जो असेट क्वालिटी रिव्यू है उसे करना होगा, ताकि समयबद्ध आधार पर जो बढ़ता एनपीए है इसके संदर्भ में हम त्वरित कार्रवाई कर सकें और भारत के बैंकिंग सेक्टर को भी निवारित किया जा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की, जो पेज नंबर 10 पर दिया गया है। मुख्य रूप से इसके तहत बात की गई है आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए गए एक नवीन इंडेक्स की, जिसका नाम है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स यानी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति किए जाने के संदर्भ में राज्यों का किया जाने वाला आकलन। तो भारत के राज्य अपने नागरिकों को उनकी मूल आवश्यकताएं पूरी किए जाने के संदर्भ में किस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं, इसको आकलित करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में एक नवीन सूचकांक प्रस्तुत किया गया है, जिसका नाम है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, मूल आवश्यकताएं सूचकांक। इसके माध्यम से राज्यों का आकलन किया जाएगा कि वह आवासन, जल आपूर्ति, बिजली, स्वच्छता, खाना पकाने की गैस यानी कुकिंग गैस आदि को प्रदान कर पा रहे हैं अथवा नहीं। और इसके लिए जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस के सर्वे डेटा आदि का प्रयोग किया जाएगा। अब यह जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, सूचकांक प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्य जो हैं वो इस संदर्भ में काफ़ी बेहतर कार्य किए हैं।
हालांकि बहुत सारे जो पूर्वी राज्य हैं, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उनके द्वारा जो है इसके संदर्भ में और भी बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हम एक चित्र के माध्यम से इसे देखें तो इसमें बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स जो है वह 0 से 1 अंक की रेंज के आधार पर जो है अंकों को रैंक करेगा, जिसमें 1 का मतलब हुआ कि उस राज्य में सबसे ज़्यादा बेहतर जो है सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं बेयर नेसेसिटीज़ के मामले में, चाहे वो हाउसिंग के मामले हो, किचन के मामले में हो, ठीक है, टॉयलेट के मामले में हो, पेयजल के मामले में हो, या फिर स्वच्छता आदि के मामले में हो। और इसी के तहत जो है राज्यों को रैंकिंग दी जा रही है। इसमें ये देखा गया कि जो उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, उन्होंने जो है हाल के वर्षों में काफ़ी बेहतर सुधार किया है। इसके संदर्भ में सूचकांक ये कहता है कि जो अंतर राज्य असमानता है, जो दो राज्यों के बीच की असमानता है, वो 2012 की तुलना में काफ़ी कम हुई है। हालांकि अभी भी जो है कई असमानताएं बनी रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता विद्यमान है। साथ ही साथ यदि हम आय के आधार पर देखें तो आय वर्ग के आधार पर भी असमानता विद्यमान है। मुख्य रूप से धनी वर्ग को जब अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं तो वह इसके लिए विविध साधनों की उपलब्धता के आधार पर इसको पूरा कर सकते हैं। हालांकि गरीबों के पास जो है इस प्रकार के विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिसका जो प्रभाव है उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में पड़ता है। यही कारण है कि यह जो सूचकांक है वो ये भी सलाह देता है कि सरकार को चयनित समूहों को, सरकार को क्या करना चाहिए कि जो मुख्य रूप से सुभेद्य समूह आदि हैं उनको जो है अधिक टारगेट करते हुए कार्य किया जाना चाहिए, ताकि उनको मूल आवश्यकताओं की पूर्ति समयबद्ध आधार पर की जा सके। और इसके संदर्भ में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम न केवल केंद्र राज्य के मध्य सहयोग को बढ़ावा दें, साथ ही साथ जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, स्थानीय सरकारें हैं, क्षेत्रीय सरकारें हैं, वो भी इसके संदर्भ में बेहतर ढंग से कार्य करें, क्योंकि उनके द्वारा ही मूल रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दी जाती हैं मूल आवश्यकताओं के संदर्भ में। आगे चलकर यह जो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स है उसको जिला स्तर पे भी लागू किया जा सकता है, ताकि जिला स्तर पर जो विद्यमान वार्षिक हाउस होल्ड सर्वे डेटा है उसका प्रयोग करके जिला स्तर पर विद्यमान मूल आवश्यकताओं के संदर्भ में असमानता को मापा जा सके। तो निश्चित तौर पे ये जो BNI है वो इस दिशा में एक बेहतर उपाय है। अब हम देख लेते हैं एक और आर्टिकल की जो दिया गया है हमारा लॉकडाउन से संबंध में। अब इसके संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण का क्या कहना है, तो आर्थिक सर्वेक्षण ने यह देखा कि जो लॉकडाउन के दौरान जो गिग प्रकार की अर्थव्यवस्था है उसको जो है निश्चित रूप से बढ़ावा मिला है। जब हम बात करते हैं गिग प्रकार की अर्थव्यवस्था पे, तो गिग प्रकार की इकोनॉमी या गिग इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी को दर्शाता है जिसमें कंपनियों द्वारा जो कर्मियों का चयन किया जाता है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। कंपनियां जो हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों को हायर करती हैं, उनको जो है पैसा देती हैं, और जब उनका कार्य खत्म हो जाता है तब वो जो है उनको हटा देती हैं। तो एक प्रकार की हायर एंड फायर प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है, कॉन्ट्रैक्ट प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को गिग प्रकार की अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ी कमी गिग प्रकार की अर्थव्यवस्था में ये देखी जाती है कि गिग प्रकार के जो वर्कर्स होते हैं उनको कई बार सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आदि जो है प्राप्त नहीं होते, जिनके कल्याण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं जो ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं या फिर जो है किसी साइट वगैरह पे काम करते हैं, उनके जो है अधिकार और सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन आदि उनको पूर्ण रूप से कई बार प्राप्त नहीं हो पाती। वर्तमान में इसके संदर्भ में प्रयास किए भी गए हैं, जिसमें अभी हाल में ही सरकार ने जो सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी पर जो संहिता पारित की श्रम सुधारों के तहत, उसमें गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग इकोनॉमी के वर्कर्स को भी ध्यान रखा गया है। हालांकि इसे अभी भी पूर्ण रूप से लागू किया जाना बाकी है। कोविड-19 ने जो है आर्थिक सर्वेक्षण का ये कहना है कि कोविड-19 के द्वारा जो शहरों में विद्यमान समय समय पर या फिर आप कह सकते हैं अस्थायी प्रकार के कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं, जिन्हें कैजुअल वर्कर्स कहा जाता है, उन अस्थायी प्रकार के श्रमिकों की सुभेद्यता को सामने ला दिया है।
और अखिल भारतीय शहरी श्रम बल सर्वेक्षण भी ये कहता है कि कुल श्रम बल में चूंकि उनकी भागीदारी 11.2% है और साथ ही अधिकांश श्रमिक चूंकि प्रवासी प्रकार के हैं जिन पर लॉकडाउन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, इस दृष्टिकोण से जिस प्रकार से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, उन नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए हमें कार्य करना होगा, क्योंकि भविष्य में यह जो कॉन्ट्रैक्ट प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, गिग प्रकार की जो कल्चर है, वह बढ़ने की ही आशा है। अब इसके तहत हमें कोशिश करनी होगी कि हम श्रम बल में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल कर सकें और इसके लिए जो है कई सारे इंस्टीट्यूशनल सरकारी प्रयासों को करना होगा, जिसके तहत शिशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को जो है संस्थागत आधार पर स्थापित करने की आवश्यकता है। जो पेड पैटर्नल लीव, जिसमें माताओं को ही अभी जो छुट्टी दी जाती है, उसको पिता के संदर्भ में भी स्थापित किया जाना होगा। साथ ही साथ हमें जो हमारा वर्क कल्चर है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जो हमारा ऑफिस है, वहाँ पे जो है बच्चों की फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाया जा सके। साथ ही साथ जो वृद्ध देखभाल सेवा है, उसको भी जो है संस्थागत किए जाने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से महिलाएं जो अभी वर्तमान में घरेलू कार्य करती हैं, महिलाएं जो वर्तमान में बच्चे और बूढ़ों की देखभाल करती हैं, यदि उनको जो है श्रम बल में शामिल करना है तो उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी सरकारी सहायता दिए जाने की आवश्यकता होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और आर्टिकल की जो संबंधित है हमारा रक्षा क्षेत्र से। आर्थिक सर्वेक्षण का ये आकलन है कि 2016-17 के बाद से ही जो हमने रक्षा क्षेत्र में पूंजीगत बजट लगाया है, उसका वर्तमान में पूर्ण प्रयोग किया जाने लगा है, जो काफी अच्छी बात है। 2020-21 की अगर हम बात करें तो 2020-21 में कुल रक्षा बजट था लगभग हमारा 4,71,378 करोड़। 2019-20 की तुलना में यह 40,367 करोड़ अधिक था। हालांकि इसके संदर्भ में सकारात्मक बात यह देखी गई कि हम सारे के सारे बजट का पूर्ण प्रयोग कर पाने में सक्षम हुए हैं। पहले के सालों में ये होता था कि जब हम रक्षा क्षेत्र में कोई चीज खरीदने जाते थे तो उसकी अधिग्रहण प्रक्रिया ही इतनी लंबी चलती थी कि कई बार वित्तीय वर्ष में फंड पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता था और वित्त वर्ष के अंत में उसे वापस लौटाना पड़ता था। वर्तमान में हम इस फंड का पूर्ण प्रयोग कर सकें, इसके संदर्भ में हमने काफी सारे सुधार उपायों को अपनाया है। विशेष रूप से 2020 में जो हमारा चीन के साथ सीमा विवाद देखा गया, उसकी पृष्ठभूमि में सैन्य बलों के द्वारा अनेक आपातकालीन खरीदों को की गई। इसके तहत मुख्य रूप से 38 समझौते किए गए हैं, जिनका कुल मूल्य 5,000 करोड़ है। साथ ही साथ पूंजीगत अधिग्रहण भी किया गया है, जो लगभग 13,000 करोड़ तक की सीमा के हैं। इसके अलावा हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हम स्वदेशीकरण, इंडियनाइजेशन को बढ़ा सकें। साथ ही साथ जो हमारे डिफेंस पीएसयूज आदि हैं या फिर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आदि हैं, उन्होंने भी जो है स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया है, जो आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक कुल स्वदेशी उपकरणों की जो मात्रा है वो बढ़कर 74.5% तक हुई है। और सरकार ने इसके तहत मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाने के लिए स्वदेशी घरेलू कंपनियों को वरीयता देने के लिए भी काफी कार्य किए हैं। मुख्य रूप से इसके तहत जो सरकारी फैक्ट्रीज आदि होती हैं, सरकारी पीएसयूज आदि होती हैं, वो जो है कोशिश करती हैं कि जब रक्षा उपकरणों का विनिर्माण आदि किया जाए तो उसके कुछ कार्यों को वो आउटसोर्स कर दें, उसके कुछ कार्यों को निजी क्षेत्र को सौंपें। और 2019-20 में अगर कुल मूल्य के आधार पर देखें तो यह 41.7% है और ये मात्रा हो सकता है भविष्य में और भी बढ़े। साथ ही साथ हाल के वर्षों में सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कोशिश की है कि वह अधिक से अधिक कंपनियों को शामिल कर सके रक्षा खरीद में, और इसके आधार पर जो है सरकारें कोशिश कर रही हैं कि वह अपने वेंडर बेस को बढ़ा सकें, और इसके लिए सरकारों ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक खर्च कर दिए हैं। 2001 के बाद से ही लगातार सरकारों द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हम रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा दे सकें। इसके बाद से जो है हमने एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रस्तावों को प्राप्त किया है, लगभग 44। साथ ही साथ हमने इसके तहत जॉइंट वेंचर्स, संयुक्त उद्यमों को भी बढ़ावा दिया है, ताकि हम रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और निजीकरण दोनों को बढ़ावा दे सकें। इसके संदर्भ में कार्य महत्वपूर्ण रूप से किए गए
चलिए एक और आर्टिकल हम देख लेते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण का कहना है कि भारत जो है आने वाले सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बनना चाहता है अमेरिका और चीन के बाद, तो ये बेहद आवश्यक है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास क्षेत्र में अपने खर्च को बढ़ाएं, क्योंकि यह वर्तमान में काफी कम है। मुख्य रूप से जो भारतीय इंडस्ट्री सेक्टर है, भारतीय उद्योग वर्ग है, उसके लिए आवश्यक है कि वो अपने खर्च को बढ़ाए। वर्तमान आंकड़े या वर्तमान आप कह सकते हैं डॉलर की वैल्यू के आधार पर भारत जो है 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में विद्यमान है। हालांकि दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत जो खर्च करता है R&D के क्षेत्र में, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में, वो काफी पर्याप्त नहीं है। यदि हमें निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, तो हमें केवल जुगाड़ प्रकार के इनोवेशन पर ही बल नहीं देना होगा, अपितु मूलभूत रिसर्च का जो क्षेत्र है उसमें भी जो है हमें कार्य करना होगा। और इसके संदर्भ में यदि देखा जाए कि भारत अपने जीडीपी के अनुपात में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास पर कितना खर्च करता है, तो वह दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है, जो कुल जीडीपी का 0.65% है, यानी 1% भी नहीं है। इसके तहत आर्थिक सर्वेक्षण का कहना है कि यदि हमें टॉप अर्थव्यवस्थाओं में आना है, तो हमें कम से कम 2% जो है खर्च करना होगा। विशेष रूप से अगर हम इसमें सरकारी क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले खर्च और औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले खर्च की तुलना करें, तो हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्च किया जाता है, उसमें मात्र 37% ही जो खर्च होता है वह भारतीय बिजनेस क्षेत्र द्वारा किया जाता है, जबकि विकसित देशों में ठीक इसका उल्टा होता है। 68% जो खर्च है वो निजी क्षेत्र करता है। यानी अगर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है, तो सरकारों द्वारा किए जाने वाले खर्च की तुलना में बिजनेस सेक्टर को जो है ज़्यादा खर्च किए जाने की आवश्यकता होगी। कम से कम हम ये कोशिश कर सकें कि इसे बढ़ाकर हम 50% से ऊपर करें, तभी भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सकेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति क्या है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में 2021 को संदर्भित है, विस्तार से व्याख्या करें। 250 शब्द 15 अंक। यानी हमें आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में मुख्य रूप से दी गई प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति की चर्चा करनी है। दूसरा क्वेश्चन है, बैंकिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और रक्षा पर विशेष ध्यान देने के साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताएं। 250 शब्द 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर दोनों क्वेश्चन आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस आईएएस के इस अंक में फिलहाल इतना ही। होपफुली आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे इनिशिएटिव्स पसंद आ रहे हैं, तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।